है गाइज, मुझे खुशी है कि आपको चीफ ऑफ वॉर की पिछली वीडियो इतनी ज़्यादा पसंद आई, इसीलिए आज हम उससे भी ज़्यादा शानदार सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्योंकि चीफ ऑफ वॉर का अगला सीजन तो अब अगले साल ही आएगा। पर डोंट वरी, अगर आपको कयाना उसमें डेंजर लगा था तो इसमें बाबा बॉस उससे कहीं ज़्यादा खूंखार है, जो दुश्मनों को बिजली की रफ्तार से बिना देखे ही काट डालता है। दुश्मनों के लिए चलती फिरती मौत का दूसरा नाम है बाबा बॉस। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो 21वीं सदी में एक ऐसा वायरस फैला जिसमें सारे इंसान मारे गए और पूरी दुनिया में सिर्फ 20 लाख से भी कम इंसान बचे। पर वो सब वायरस की वजह से अंधे हो चुके थे और फिर उसके बाद उनके जो भी बच्चे हुए वो भी अंधे ही निकले, और फिर उनके बच्चे भी और उनके बच्चों के बच्चे भी सभी अंधे पैदा हुए। और ऐसे ही एक सदी बीत गई और अब दुनिया में सभी इंसान अंधे ही हैं। और अब 100 साल बाद अगर कोई कहता है कि सभी इंसान पहले देख सकते थे तो सब उसे अंधविश्वासी मानने लगते हैं कि आखिर इंसान कैसे देख सकते हैं। और अगर कोई गलती से ये दावा भी कर दे कि वो देख सकता है तो ये लोग उसे चुड़ैल और शैतान समझकर जिंदा ही जला देते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम मागरा को देखते हैं जो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। तभी इसकी मदद के लिए पेरिस आती है, पर मागरा इससे पूछती है कि बाबा कहाँ हैं, जिस पर पेरिस बताती है कि तुम्हारे पति बाबा बॉस दुश्मनों को रोकने के लिए कबीले के बाहर जा रहे हैं, हमारी हिफाजत करने के लिए। और फिर इधर हम बाबा बॉस को देखते हैं जो अपने कबीले के सिपाहियों को लेकर दुश्मनों की ओर जा रहा है। और ये सब बिना आंखों के भी सारे काम करने में इतने माहिर हैं कि आंखें ना होने का इन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनके सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा हो चुकी है और इनमें से कुछ की शक्ति बाकियों से इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो मीलों दूर तक की आवाजें सुनकर उनका अंदाजा लगा लेते हैं। और ये बाबा बॉस को बताते हैं कि आगे घोड़ों और कुत्तों के होने के संकेत मिल रहे हैं और उनकी हलचल से लगता है कि पूरी फौजी टुकड़ी है। उनके साथ पानी की आवाज आ रही है, वो नदी पार कर रहे होंगे। तभी बाबा बॉस जंग का बिगुल बजा देता है और कहता है कि ये हमारा घर है और जो भी यहाँ घुसने की कोशिश करेगा हम उन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाएंगे। चलो मेरे साथ, आज अपनी तलवारों की प्यास दुश्मनों के खून से बुझाएंगे। और इधर पेरिस मागरा को बताती है कि दुश्मन विच फाइंडर हैं और वो तुम्हारे लिए ही यहाँ आ रहे हैं। और तभी हम दुश्मन विच फाइंडर को देखते हैं और इनका लीडर टमकती है और इनके पास बाबा बॉस का एक आदमी है जिसका नाम है गैदरबैक्स, और इसने ही बाबा बॉस के साथ गद्दारी की है और ये ही इन्हें यहाँ तक लाया है। गैदरबैक्स कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी रानी की बहन को किसी ने कत्ल कर दिया है और तुम्हें उसकी तलाश है, पर हमारे कबीले में 6 महीने पहले एक औरत आई है जो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका नाम है मागरा और उसे अबला नारी समझकर हमारे सरदार बाबा बॉस ने उससे शादी कर ली। क्योंकि बाबा बॉस बाप नहीं बन सकता था इसीलिए उसने उससे शादी करके पिता बनने का अपना सपना पूरा कर लिया। और जब वो कबीले आई थी तो उसके गले में ये लॉकेट था जिसमें उसके होने वाले बच्चे के असली पिता का नाम है। टमकती जैसे ही लॉकेट पड़ता है तो उसमें जरला मिरल लिखा हुआ था जिसने इनकी रानी की बहन का कत्ल किया था। टमकती कहता है कि तुम्हारे कबीले की सुरक्षा के बारे में बताओ, जिस पर गैदरबैक्स बताता है कि कबीले में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बाकी चारों तरफ खड़ी चट्टानें और खाई हैं। सिर्फ सामने से ही अंदर घुसा जा सकता है और बाहर आया जा सकता है। वहाँ एक बड़ी सी पत्थरों की दीवार है सुरक्षा के लिए। और इधर हम देखते हैं कि बाबा बॉस अपने साथियों के साथ उसी दीवार पर इनका इंतजार कर रहा है। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि कुत्तों के साथ टमकती के सिपाही भी इनके करीब आ जाते हैं और जब इन्हें आगे दीवार मिलती है तो ये ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी बाबा बॉस के इशारे पर उसके सिपाही ऊपर से ही इन्हें मारना शुरू कर देते हैं। ये अपने लंगर जैसे हथियारों से नीचे तक मार करते हैं। शुरू में तो ये अपने दुश्मनों को ऊपर चढ़ने बिल्कुल भी नहीं देते क्योंकि दुश्मन भी इनकी तरह अंधे हैं, पर अब वो इन्हें पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करने लगते हैं। पर तभी बाबा बॉस आवाजों की आहट से दुश्मनों का पता लगाकर उन्हें काटना मारना शुरू कर देता है। बाबा बॉस इन पर किसी तरह का कोई रहम नहीं दिखाता और देखते ही देखते अब दुश्मन सीढ़ियों से ऊपर आते जा रहे हैं। पर बाबा बॉस भी अपने आदमियों के साथ डटा रहता है और ये सब हवाओं के इशारों और आवाजों की मदद से दुश्मनों पर वार भी करते हैं और उनसे बचते भी हैं। आंखें ना होने की वजह से इनकी दूसरी इंद्रियां इतनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं कि इन्हें अब आंखों की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने लड़ने की ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिसमें आंखों की जरूरत ही नहीं है। पर इस सब में दुश्मन भी माहिर हैं और उनकी तादाद काफी ज्यादा है और ये अब आते ही जा रहे हैं। तभी बाबा बॉस इन्हें रोकने के लिए दीवार गिराने का आदेश देता है और फिर तभी ये रस्सी काट देते हैं जिससे पत्थरों से बनी दीवार गिर जाती है और ऊपर से गिरते हुए बड़े बड़े पत्थरों के बीच दुश्मन कुछ
चलकर मारे जाते हैं। पर इसके बाद दूर की सुनने वाले बताते हैं कि वहाँ नदी के पास अभी भी बहुत से दुश्मन के होने के संकेत मिल रहे हैं। बाबा बॉस कहता है कि वापस चलो, वो अभी नहीं आएंगे। और इधर तमक्ती को दीवार के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उसने आधे सैनिक भेजे ताकि वो बाबा बॉस की सबसे बड़ी सुरक्षा को खत्म कर सके। और इधर हम देखते हैं कि मागरा को भी 2 बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। तभी पेरिस कहती है कि परंपरा के अनुसार तुम्हें बच्चों के कान में उनके असली पिता का नाम बोलना होगा जो बाबा बॉस नहीं है। इसीलिए मागरा उनके कान में जरला मेरल बोलती है जो इन बच्चों के असली पिता का नाम है। और फिर इधर हम देखते हैं कि बाबा बॉस भी अपने सिपाहियों के साथ वापस कबीले में आ जाता है। पर यहाँ वापस आने पर ओल्ड लेडी कहती है कि तुमने दीवार गिरा दी, जिस पर बाबा बॉस कहता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी बारिश तेज है और ढलान की फिसलन की वजह से वो बारिश रुकने तक नहीं आएंगे। पर अब भी उनकी तादाद काफी ज्यादा है, पर हम डटकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे, इसीलिए सब लोग तैयार हो जाओ। इसके बाद बाबा बॉस जब अपनी बीवी के पास आता है तो दोनों बच्चों को देखकर वो बहुत खुश होता है कि ऊपर वाले ने मुझे 2 गुनी खुशी दी है, फिक्र मत करो, मैं तुम सबकी हिफाजत करूंगा। पर तभी बाहर कबीले के लोग आकर बाबा बॉस को बुलाने लगते हैं। और फिर जब बाबा बाहर जाता है तो ओल्ड लेडी कहती है कि विच फाइंडर तुम्हारी बीवी के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी बीवी सौंप दो और सबको बचा लो, और वैसे भी वो बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। तभी अंदर पेरिस मागरा से कहती है कि वक्त आ गया है, जरला मेरल ने मुझे इसी वक्त के लिए तुम्हें एक संदेश देने को कहा था। और बाहर बाबा बॉस कहता है कि जिसे भी मेरी बीवी और बच्चों को हाथ लगाना है आकर मेरा सामना करो। पर इनमें से कुछ बाबा बॉस की तरफ ही आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि हम बाबा बॉस के साथ हैं। पर तभी इनके बीच पेरिस आ जाती है और कहती है कि बारिश रुक चुकी है, विच फाइंडर आते ही होंगे। और वो चुड़ैलों के साथ साथ जादू टोना करने वालों को भी जला देते हैं। और यहाँ तो जादू टोना करने वालों की भरमार है, तो तुम सब भी मारे जाओगे। पर मैं यहाँ से निकलने का रास्ता जानती हूँ, मुझे एक ब्रिज के बारे में पता है जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। पर ओल्ड लेडी कहती है कि भागने का कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ खाई है और सामने दुश्मन, और यहाँ कोई पुल नहीं हो सकता। पर पेरिस कहती है कि समझाने का वक्त नहीं है, जिसे मुझ पर भरोसा है मेरे साथ चलो, और जिसे नहीं है वो यहाँ रुक सकता है। पर ये सब लोग पेरिस के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। और जाते वक्त बाबा पूछता है कि तुम्हें ब्रिज का रास्ता कैसे पता, जिस पर पेरिस कहती है कि मुझे जरला मेरल ने बताया था, तुम्हारे बच्चों के असली पिता ने। और फिर पेरिस संकेतों का पीछा करते हुए चलती रहती है, क्योंकि जरला मेरल ने घंटियों जैसे संकेत छोड़े थे पुल तक पहुंचने के लिए। और जल्दी ही पेरिस इन संकेतों की मदद से इन्हें लेकर ब्रिज तक पहुंच जाती है। और इधर दुश्मन इनके कबीले में घुस आए हैं। पर इधर ये सब इस ब्रिज का पता चलते ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान पुल नहीं बना सकता। पर अब ब्रिज मिलने पर ये सब धीरे धीरे ब्रिज को पकड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और बाबा बॉस पहले अपने लोगों को पुल पार कराता है, और इधर दुश्मन भी कुत्तों की मदद से इनको सूंघते हुए इनकी ओर आ रहे हैं। पर इधर अब तक ये सब लोग पुल को पार कर चुके हैं और आखिर में अब बाबा बॉस आ रहा होता है। और तभी यहाँ पर विच फाइंडर भी आ जाते हैं और चमकती आवाजों को सुनकर पता लगाने की कोशिश करता है। तभी बच्चे रोने लगते हैं, और जैसे ही ये आगे बढ़ता है तो इसे पुल के बारे में भी पता चल जाता है। इसीलिए ये पहले गैदरबैक्स को पुल पर फेंक देता है कि आगे इसे पार करके पता लगाओ। जैसे ही ये आगे बढ़ता है तो टेमेक्टी अपने आदमियों को भी भेजने लगता है। पर अब तक बाबा बॉस पुल पार कर चुका है और ये रस्सी काट देता है। पर दूसरी रस्सी काटने से पहले गैदरबैक्स कहता है रुको, मुझे आने दो, मैं तुम में से ही एक हूँ। और इसके आते ही ये पुल काट देता है, जिसके बाद टमकती कहता है कि बाज के जरिए रानी को फौरन संदेश भेजो। और फिर हम देखते हैं कि बाज जल्दी ही मीलों दूर तक का सफर तय करने के बाद रानी केन के पास पहुंच जाता है। दरअसल ये कुछ गाटों के जरिए पढ़ना लिखना सीख चुके हैं। और फिर हम रानी केन को देखते हैं जो इस डोरी में लिखे हुए संदेशों को गाठों के जरिए पढ़ लेती है। जिसके बाद ये जल्दी ही अपने सभी मंत्रियों को मीटिंग के लिए बुलाती है और कहती है कि जिस जरला मेरल ने मेरी बहन का कत्ल किया वो अभी भी जिंदा घूम रहा है। वो शैतान है क्योंकि वो देख सकता है। और अब खबर मिली है कि उसके 2 बच्चे भी पैदा हो चुके हैं और उनके पास भी देखने की शक्ति हो सकती है। इन शैतानों को हमें खत्म करना होगा, क्योंकि 1 सदी पहले इन देखने वालों की वजह से ही ईश्वर ने हम पर कहर बरसाया था। और अगर ये जिंदा रहे तो दोबारा फिर से ईश्वर का कहर हम पर टूटेगा। इसीलिए जरला मेरल को ढूंढकर मार दो और उसके बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। और इधर हम देखते हैं कि पुल पार करने के बाद पेरिस सबको बताती है कि जिसने पुल बनाया था उसने मुझे आगे नए ठिकाने का पता भी बताया है जो हमारा नया घर होगा। तभी कबीले वाले कहते हैं कि वो कौन था, जिस पर मार्गा कहती है कि उसका नाम जरला मेरल है और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। उसके पास देखने की खास शक्ति है, वो सब कुछ
देख सकता है, मुझे उस पर भरोसा है, इसीलिए हमें उसके बताए रास्ते पर ही चलना चाहिए। तभी बाबा बॉस कहता है कि हमारे पीछे कुछ नहीं है, इसीलिए सुरक्षित ठिकाने के लिए हमें जर्ला मेरल के बताए हुए रास्ते पर ही चलना होगा, जिसके लिए ये 30 दिनों तक और 30 रातों तक नदी के किनारे चलते रहते हैं, जैसा जर्ला मेरल ने पेरिस को बताया था। और फिर इन्हें यहाँ पहुंचकर एक और संकेत मिलता है कि आगे एक ऊंचा झरना है, और जब ये लोग आगे पहुंचते हैं तो पानी की आवाज से इन्हें झरना भी मिल जाता है, और झरने के किनारे पर आकर इन्हें एक और सीढ़ियों का संकेत मिलता है कि आगे सीढ़ियां हैं, और फिर ये जर्ला मेरल की बनाई हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। और फिर कई सीढ़ियां उतरने के बाद आगे इन्हें एक खुला मैदान मिलता है, जिसके आगे बड़ी नदी और दोनों तरफ बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, दुश्मन यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। अब से यही इन सबका सुरक्षित ठिकाना है। और फिर बाबा बॉस झरने की सारी सीढ़ियां हटा देता है, और फिर हम देखते हैं कि ये बच्चे भी ऊपर आसमान में चील को देख रहे होते हैं। और फिर ऐसे ही वक्त बीत जाता है, और फिर अगले दिन बाबा बॉस दोनों बच्चों को लेकर जंगल में जाता है। ये वहाँ पर खाने की तलाश कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक भालू आ जाता है, जिससे बाबा बॉस नीचे गिर जाता है। पर तभी बच्चे रोने लगते हैं, जिसकी आवाज से भालू उनकी ओर बढ़ता है। पर तभी बाबा बॉस भी भालू की तरफ बढ़ता है और अपने चाकू से भालू को गोदना शुरू कर देता है। पर भालू भी काफी ताकतवर है, तभी बाबा बॉस को उसका हथियार मिल जाता है। पर तभी पीछे से कोई भालू पर तीर मारकर उसे खत्म कर देता है। बाबा बॉस जब तीर को छूता है तो तभी पीछे से आवाज आती है कि मेरे बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं। बाबा बॉस पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पर ये बताता है कि मेरा नाम जर्ला मेरल है, इन बच्चों का असली पिता, लेकिन मैं इन्हें लेने नहीं आया हूँ क्योंकि विच फाइंडर मेरे पीछे पड़े हैं और बच्चे तुम्हारे पास ही सुरक्षित हैं। ये लो चाबी। झरने की गुफा में एक बॉक्स है और उसके अंदर ज्ञान का भंडार है, पर जब बच्चे 12 साल के होंगे तभी उन्हें वो बॉक्स देना, क्योंकि उस ज्ञान की मदद से नए भविष्य का निर्माण होगा। और फिर जाते वक्त जर्ला मेरल इन बच्चों का नाम भी रख जाता है। और फिर इसके बाद हम गेदरबैक्स को देखते हैं, जो अपनी मौसी के साथ है, और अब हमें पता चलता है कि इसने गद्दारी इसलिए की थी कि सालों पहले जब इसकी मां ने बाबा बॉस के मुखिया बनने की मुखालफत की थी तो बाबा बॉस और पेरिस ने उसे मरवा दिया था और खुद कबीले के सरदार बन गए थे। इसीलिए ये बाबा बॉस को मारना चाहता है और इसके लिए ये फिर से पानी में इस जगह के पते के साथ संदेश डालने लगता है, इस उम्मीद में कि विच फाइंडर को संदेश एक दिन मिल जाएगा। और इधर बाबा बॉस भी दोनों बच्चों को मार्गा के पास छोड़कर झरने की तरफ चला जाता है, और फिर जल्दी ही जर्ला मेरल के बताए हुए पते पर इसे वो बॉक्स भी मिल जाता है। बाबा बॉस फौरन उसे उठाकर मार्गा के पास ले आता है, और जब ये इसे खोलते हैं तो इसके अंदर एक खिलौना और संदेश होता है कि इन किताबों को ऊपर से नीचे के क्रम में ही खोलना, क्योंकि ऊपर की किताबों से बच्चे पढ़ना सीखेंगे ताकि नीचे वाली किताबों से वो ज्ञान हासिल करके नई दुनिया का निर्माण कर सकें। पेरिस कहती है कि मेरे पूर्वज बताते थे कि पहले के इंसान अपने ज्ञान को इन किताबों में संजोकर रखते थे। बाबा बॉस मार्गा को बताता है कि ये बॉक्स मुझे जर्ला मेरल ने दिया है और बच्चे जब 12 साल के हो जाएंगे तो उन्हें ये देना होगा। पर मार्गा कहती है कि इस बॉक्स को हमेशा के लिए दफन कर दो, क्योंकि अगर बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। और फिर ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और गेदरबैक्स भी पानी में संदेश हर रोज डालता रहता है, और इधर बाबा बॉस का कबीला भी अपने निर्माण में लगा हुआ है। पर बाहर की दुनिया में टेमेक्टी अभी भी जर्ला मेरल और उसके बच्चों की तलाश में कई सारे गांवों को जला देता है और पूछताछ में कई लोगों को मार भी देता है, लेकिन इसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। और इधर रानी केन भी जर्ला मेरल के न मिल पाने पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि इसने अपने लोगों में ये बात फैला रखी है कि ये देवी है और इसे जर्ला मेरल चाहिए ताकि ये भी जर्ला मेरल से अपने बच्चे करवा सके जो आंखों के साथ पैदा हों। ये जर्ला मेरल की देखने की शक्ति चाहती है और नाकामी पर ये अपने ही लोगों को मार देती है। इसके बाद हम बाहर देखते हैं कि दो लोग जब इसकी बगावत करते हैं कि ये कोई देवी नहीं है, तो रानी केन उन्हें सबके सामने करंट से मरवा देती है, क्योंकि ये डैम आज भी बिजली बना रहे हैं और रानी केन इसे भी अपनी देवी शक्ति की तरह इस्तेमाल करती है लोगों को यकीन दिलाने के लिए। और फिर ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और बाबा बॉस का कबीला भी अब तक काफी फल फूल चुका है और बच्चे भी काफी बड़े हो चुके हैं, और अब तक इन्हें भी पता चल चुका है कि दोनों बच्चों के अंदर देखने की शक्ति है, क्योंकि इनकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद ये कोई भी काम नहीं कर पाते, पर खुली आंखों से ये सारे काम हमसे ज्यादा तेज कर लेते हैं। और फिर ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और बच्चे बड़े हो रहे हैं, और इधर तमकती भी अपनी तलाश जारी रखे हुए है, पर बच्चे और बाबा बॉस का पूरा कबीला सुरक्षित जगह पर फल फूल रहा है। और इधर टमकती के हाथ भी साल दर साल निराशा ही लग रही है। इसने अब तक ना
जाने कितनों को मार दिया है और कितनों के गांव जला दिए हैं, पर आज भी इसे जर्ला मेरेल और उसके बच्चों का पता नहीं चल पाया है। और फिर एक दिन पेरिस माग्रा से आकर कहती है कि बच्चे अब 12 साल के हो चुके हैं, हमें उन्हें वो बॉक्स देना चाहिए। पर माग्रा मना कर देती है कि हम बच्चों को कुछ नहीं बताएंगे, हम यहाँ सुरक्षित हैं और खुशहाल भी, मैं उन्हें खुद से दूर करना नहीं चाहती। पर पेरिस कहती है कि एक न एक दिन विच फाइंडर हमें ढूंढ लेंगे, हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। बच्चों के पास अद्भुत शक्ति है, अगर वो यहीं मर गए तो क्या फायदा। पर माग्रा मना कर देती है, लेकिन फिर भी पेरिस इसके बावजूद भी बच्चों को चुपके से वो बॉक्स दे देती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। और फिर जब बच्चे अकेले में गांठों वाली डोरी से जर्ला मेरेल का संदेश पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इंसान पहले देख सकते थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उन्होंने उड़ने वाले जहाज बनाए, वो इतने विकसित हो गए थे कि दुनिया के बाहर तक जाने लगे थे, पर उनके लालच की वजह से ईश्वर ने उन्हें सजा दी और उनके देखने की शक्ति छीन ली। और अब लगभग 1 सदी बाद वो शक्ति कुछ चुनिंदा इंसानों को लौटाई गई है ताकि वो फिर से नई और बेहतर दुनिया का निर्माण कर सके। ये सारी बातें बाबा बॉस छिपकर सुन लेता है और फिर ये पेरिस के पास आकर कहता है कि तुमने ही उन्हें वो बॉक्स दिया होगा। जिस पर पेरिस कहती है हाँ, यही उनकी किस्मत है और जर्ला मेरेल के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। सालों पहले उसने ही पुल बनाकर हमारे पूरे कबीले को बचाया था। पर ये बात माग्रा को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वो सारी किताबें जला देगी। और फिर कुछ साल बाद हम देखते हैं कि बच्चे अब तक किताबों से काफी कुछ सीख चुके हैं, पर यहाँ से दूर कहीं एक औरत को गैदरबैक्स का संदेश आखिरकार मिल ही जाता है। पर अब टमकटी निराश होकर वापस रानी केन के पास आ जाता है और फिर रानी से कहता है कि मैं नाकाम रहा, मैं अपनी मौत के लिए तैयार हूँ। जिस पर रानी कहती है कि तुम्हें अपनी मौत चुनने का पूरा हक है। और इधर हम देखते हैं कि जब हनीवा बाबा के साथ जंगल में शिकार करने आती है तो ये तीर की मदद से आसानी से शिकार कर लेती है। पर अब हनीवा को अपनी महारत पर घमंड होने लगा है और ये अपने भाई से कहती है कि मैं जब चाहे किसी को भी मार सकती हूँ और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले में एक और बच्चे की मौत हो जाती है क्योंकि बच्चे कमजोर और अपंग पैदा हो रहे हैं। तभी ओल्ड लेडी कहती है कि कबीले को नए खून की जरूरत है, सालों से आपस में ही शादी करने से ये समस्या आ रही है, इसीलिए हम बाहर मेले में जाएंगे ताकि दूसरे कबीलों के साथ संबंध बना सके। और इधर हम देखते हैं कि टमकटी ने अपनी नाकामी पर डैम के ऊपर से कूदकर मरने की सजा चुनी है। पर तभी रानी के पास गैदरबैक्स का संदेश पहुंच जाता है और टमकटी ऊपर से कूदने ही वाला था, तभी रानी आकर इसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। और इधर हम देखते हैं कि बाबा बॉस जाने से पहले अपने बच्चों से कहता है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम किस कबीले से हो और तुम देख सकते हो। और फिर इसके बाद ये सभी लोग मेले में जाने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि रात होने तक आखिरकार ये लोग मेले में पहुंच जाते हैं। पर यहाँ आते ही ये दोनों भाई बहन देखते हैं कि कुछ लोगों पर शक था कि वो देख सकते हैं, पर हनीवा कहती है कि वो सब अंधे हैं। पर तभी ये लोग उन्हें जिंदा ही जला देते हैं। ये सब देखकर कोफुन को उल्टी आने लगती है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाता है और भागकर काफी दूर अकेले में उल्टी करने लगता है। लेकिन तभी इस सुनसान जगह पर गुलामों की तस्करी करने वाले स्लेवर आ जाते हैं और ये कोफुन को पकड़ लेते हैं। तभी इनका लीडर कोफुन को चेक करता है कि ये तो हट्टा खट्टा जवान है, इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। और फिर जब सुबह होती है तो एक औरत चिल्लाने लगती है कि मेरी बच्ची को स्लेवर उठा कर ले गए। तभी हनीवा भी अपने पिता के पास आकर कहती है कि कोफुन रात से लापता है, मुझे लगता है कि स्लेवर उसे ले गए। और इधर हम देखते हैं कि स्लेवर कोफुन के साथ साथ बाकी सारे गुलामों को भी अपने ठिकाने पर ले जाने लगते हैं। और इधर जल्दी ही बाबा बॉस भी अपने बेटे को ढूंढते हुए इनकी ही तरफ आ रहे होते हैं। और इधर स्लेवर भी जल्दी ही इन सबको अपने ठिकाने पर ले आते हैं। और इधर चलते चलते हनीवा को कोफुन का लिखा हुआ संकेत मिल जाता है और अब माग्रा को पता चलता है कि उसके बच्चे पढ़ना लिखना जानते हैं, पर ये लोग माग्रा को सब कुछ समझा देते हैं और फिर कोफुन के बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं। और इधर स्लेवर भी इन सबको एक जगह पर लाकर लाइन से बांध देते हैं और बाबा बॉस भी जल्दी ही इनका पीछा करते करते वहां तक आ जाता है। हनीवा जब इस जगह के बारे में बताती है तो बाबा बॉस कहता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ, मेरे पिता और मैं पहले यहाँ गुलाम रह चुके हैं, तुम सब यहीं रुको, मैं अंदर अकेले ही जाऊंगा। और फिर जल्दी ही बाबा बॉस बाहर खड़े पहरेदार को बंदी बनाकर उसकी मदद से अंदर तक आ जाता है। बाबा को देखते ही कोफुन बोल जाता है और बाबा दुश्मन की मुंडी उड़ा देता है। इसके बाद बाबा बॉस चारों ओर सेंस करने लगता है। दुश्मन जैसे ही इस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो बाबा बॉस बिजली की रफ्तार से उन्हें काट देता है। बाबा बॉस दुश्मन की छोटी से छोटी आहट को पहचान लेता है, बिल्कुल चमगादड़ की तरह, और देखते ही देखते ये दुश्मनों की लाशें बिछा देता है और यहाँ मौजूद सभी स्लेवर को मौत के घाट उतार देता है। आखिर में सिर्फ
स्लेवर का लीडर ही बचता है और ये बाबा बॉस को पहचान लेता है और कहता है कि आज मौका मिला है मुझे महान बाबा बॉस को मारने का, तुम्हारा सर मैं ही काटूंगा। पर जैसे ही ये लड़ने जाता है तो बाबा बॉस की रफ्तार देखकर पीछे हट जाता है और कोफुन को पकड़ लेता है। पर तभी बाबा बॉस गुस्से में आकर झट से इसका पेट चीर देता है और फिर बाबा बॉस अपनी पूरी तलवार इसके हलक में उतारकर इसे अंदर से भी चीर देता है और फिर तभी यहाँ पर हनीवा भी आ जाती है। इसके बाद बाबा बॉस अपने परिवार को लेकर वापस से अपने कबीले में आ जाता है। पर यहाँ पर मागरा इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, पर ये लोग उसे जल्दी ही समझा बुझाकर शांत कर लेते हैं। लेकिन अब कबीले में इससे भी बड़ी मुसीबत दस्तक देने वाली है, क्योंकि बाबा बॉस जब बाहर आता है तो इसे कुत्तों की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि टमकटी अपनी पूरी फौज के साथ झरने तक पहुंच चुका है। और इसी जबरदस्त ट्विस्ट पर इस शानदार सीरीज को दबाकर लाइक और हाइप करो और कमेंट को पार्ट 2 से भर दो। अच्छे रिस्पॉन्स पर मैं जल्दी ही पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। लाइक और इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब।